जेपी नड्डा ने अपने भाषण में 2004 से पहले रही कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार पर सवालिया निशान साधा है। उन्होंने कहा कि 2004 में कांग्रेस शासन में इतना भ्रष्टाचार होता था जिसकी कोई हद ही नहीं थी। देखिए इस रिपोर्ट में जेपी नड्डा ने कैसे कांग्रेस पर बड़े बड़े सवाल भी किए हैं। भारत की मानसिकता में यह बैठ चुका था कि देश ऐसे ही चलेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार सब जगह होगा, हम ऐसे ही चलेंगे, हम कोई सुधरने वाले नहीं हैं। यह मानसिकता के साथ देश की मानसिकता बन गई थी। हमारी गिनती करप्ट स्टेट्स में गिनी जाती थी, देश को करप्ट नेशंस में गिना जाता था। आए दिन कोई न कोई फ्रॉड और एक स्कैंडल, एक स्कैम दूसरे स्कैम से आंकड़ों में एक लंबी छलांग लगा करके खड़ा दिखता था। अगर ये कोई 200 करोड़ का हुआ है तो 500 करोड़, ये 1000 का हुआ है तो 5000, ऐसे इस तरीके से आए दिन स्कैम्स हम सबको देखने को मिल रहे थे। और नेतृत्व में पता नहीं चलता था नेता कहां है, प्रधानमंत्री कार्यालय नेतृत्व कर रहा है या 10 जनपद कर रहा है, पता नहीं चलता था। नेता की जानकारी नहीं, नेतृत्व, निर्णय, नीति, नियत सब प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ खड़े थे। आपने हिम्मत करके 2014 में आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, भारत एनडीए की सरकार बनी और 2014 में नेतृत्व भी मिला, नीति भी मिली, नियत भी साफ थी और काम करने के साथ साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य था जिसको हम लोगों ने पूरा किया। यह हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पॉलिसी पैरालिसिस से डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट, बोल्ड डिसीजंस लेने वाली गवर्नमेंट, यह हम सबको देखने को मिला है। और देश का वातावरण भी बदला और देश के वातावरण बदलने के साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि राजनीतिक संस्कृति बदल गई, पॉलिटिकल कल्चर बदल गई। वोट बैंक पॉलिटिक्स से निकल करके देश अब रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स पर आ गया। डायनेस्टी से निकल करके डेमोक्रेसी के साथ खड़ा होना सीख गया है और उसी तरीके से डायनेस्टिक से निकल करके मेरिटोक्रेसी के साथ खड़ा होना यह देश सीख चुका है। यह हमको समझना चाहिए, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हम अगर मोदी जी के विषयों पर चर्चा करें, इसमें आपके 21 लेख लिखे हुए हैं जिसमें आप सारी बातों को, इन बातों को आप रखेंगे। लेकिन अगर आज हम देखें तो हम कह सकते हैं कि एक समय 2014 से पहले का समय था, मालूम नहीं कहां बम ब्लास्ट हो जाएगा, मालूम नहीं टेररिस्ट एक्टिविटी कहां हो जाएगी, मालूम नहीं बम कैरॉट प्लेस में फटेगा या हाई कोर्ट के परिसर के बाहर फटेगा, मालूम नहीं कि बनारस के रेलवे स्टेशन पर फटेगा या मंदिर के सामने फटेगा। यह वातावरण हम लोगों ने देखा और आज हम देखते हैं कि देश सुरक्षित और सुरक्षित के साथ साथ एकता के सूत्र में बंधा हुआ देश हम सबको देखने को मिलता है। कभी हम लोगों ने सोचा था कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट होगा? कभी सोचा था? नारा हम जरूर लगाते थे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। लेकिन आप लोगों ने साथ दिया और आप लोगों ने साथ देने का नतीजा ये रहा कि आज इट वाज 6th of August 2019 that the complete unification of the country was done and Article 370 was abrogated. उसी तरीके से विकास और विरासत दोनों का ख्याल किया गया। विकास में अगर हमने बहुत ऊंची ऊंचाइयां ली और हमने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए तो विरासत का भी ध्यान रखा। अगर हम कहें तो केदारनाथ से काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार, हमारे शंकराचार्य जी की समाधि का फिर से बनना, फिर उसी तरीके से हमारे पूज्य स्थानों का फिर से रीडू करना और उसको आगे बढ़ाना। हम सब लोगों से पूछा जाता था, हम कहते थे हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमसे लोग पूछते थे तिथि कब बताएंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि भव्य राम मंदिर वहाँ पर बन रहा है और वह भारत की संस्कृति का एक तरीके से सूचक है, वह भी हम सब लोगों को ध्यान में आता है। एक बात जो हमको समझनी चाहिए वो ये कि
एक पॉलिटिक्स थी डिवीजन की, नॉर्थ साउथ डिवीजन, लैंग्वेज डिवीजन, आपस में भेदभाव क्रिएट करो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको भी यूनिफाई किया। अगर संत तिरुवल्लुवर की बात उन्होंने यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में की, तो बसवन्ना की चर्चा, संत बसवन्ना की चर्चा उन्होंने यूके में राज करने की नीति पर की। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर तमिल काशी संगम इसको आगे बढ़ाया तो तमिल सौराष्ट्र संगम को भी आगे बढ़ाया। यह सब बताता है कि कल्चरल यूनिफिकेशन के लिए किस तरीके से काम हुआ है, वह भी हमको, यह सिंघोल अपने आप में इस बात का सूचक है कि भारत एक यूनाइटेड रूप में देखने का तरीका किस तरीके का होता है, उसकी गहराई को भी ये बताता है, दर्शाता है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि सार्वजनिक जीवन से लंबे समय तक जुड़ा रहा हूं और मुझे लंबे समय तक एक विधायक के रूप में काम करने का मौका मिला। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इसकी चिंता अगर हुई है तो सही मायने में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने चिंता की। एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर, एम्पावरमेंट ऑफ द विमेन, एम्पावरमेंट ऑफ द दलित्स, एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स, ये अगर कभी हुआ और सही मायने में हुआ, और मैं आपको धरती की बात बताना चाहूंगा। बहुत सी बातें चर्चा होती है लेकिन मैं सोच करके कई बार छोड़ देता हूं, लेकिन आज आपसे जरूर शेयर करूंगा। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा मकान बन गए हैं और किचन, टॉयलेट, गैस का कनेक्शन, कोर्टयार्ड और उसके साथ साथ 2 कमरे और इस तरीके की व्यवस्था के साथ आज 4 करोड़ घर बन गए। मैं एमएलए था, मेरे सामने मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आता था बीडीओ और कहता था, नड्डा जी इस बार आपको एक पंचायत में एक इंदिरा आवास योजना में घर मिला है, बताइए इसको किसको दें। मैं कहता था, भैया ये तू ही बांट ले, मैं क्या बांटूंगा, इस इंदिरा आवास योजना को लेके मैं क्या करूंगा। देखिए पॉलिसी डिसीजन का फर्क जमीन पर क्या पड़ता है उसको समझिए। मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज 4 करोड़ घर, एक एक पंचायत में 200 100 घर बन रहे हैं और डायरेक्ट डिस्बर्समेंट हो रही है, डीबीटी के माध्यम से हो रही है। नो बिचौलिया, नो मिडलमैन। ये बदला हुआ भारत नहीं है तो और क्या है, ये हमने धरती पर देखा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। अगर मैं स्वच्छ भारत की बात करूं, ठीक है, हम लोग कई बार इतने इम्यून हो जाते हैं कि इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं। आप सब लोगों ने आज से अगर 10 साल पहले कभी भी हाईवे पर सफर किया होगा तो आप देखते होंगे कि झुंड की झुंड महिलाएं अपने दैनिक नित्य कर्म को करने के लिए सड़क के किनारे पर एक साथ जाती हुई आपको दिखती थी। क्या मानवता थी, क्या ह्यूमन डिग्निटी थी, क्या महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं। और ये दिस ऑल्सो रिजल्टेड इनटू सेक्सुअल अब्यूज, दिस ऑल्सो रिजल्टेड इनटू सेक्सुअल वायलेंस ऑल्सो, बिकॉज दे वर वल्नरेबल। और क्या डिग्निटी थी, सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी अपने दैनिक नित्य कर्म से फ्री होने के लिए। और संख्या कितनी निकली, 12 करोड़, 101 करोड़ 40 लाख, और 12 करोड़ फैमिलीज, फैमिलीज का मतलब बच्चे होते हैं, किस तरीके का जीवन जी रहे थे। आज स्वच्छता अभियान के तहत, और जब प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा लाल किले से की तो हमारे कांग्रेसी भाइयों ने खिल्ली उड़ाने की कोशिश की, मजाक, प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात लाल किले के रैम्पार्ट्स ऑफ लाल किला बोलते हैं, उनके ये समझ में नहीं आया। लेकिन आज बदलती हुई तस्वीर, और मैं स्वास्थ्य मंत्री की दृष्टि से आपसे बता सकता हूं, इसके चलते डायरिया के केसेस भी घट गए और बच्चों के डायरिया के केसेस घट गए, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी हमको, अब सौभाग्य योजना की बात करें, मैं तो फिर आपको, क्योंकि जमीन की बात बता सकता हूं कि किस तरीके का फर्क आता है। हमारे यहां जब मान लीजिए कि 2 भाइयों का डिवीजन हुआ और एक नया घर बन गया, तो उस घर को जब इलेक्ट्रिसिटी लगती थी और वो नए जगह पर जाकर के बसता था, तो वो मेरे पास आता था और कहता था, भाई साहब मेरे को बिजली दिला दीजिए। मैं जूनियर इंजीनियर को बोलता था कि इसको बिजली दो। जानते हैं पहले बिजली वाला क्या बोलता था,
ऐसा है, पहला काम तो करो कि गांव वालों को लाओ और ला करके सब इकट्ठे होकर के खंबा ले जाओ। खंबा मतलब पोल, यानी वो सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, वो तुम करो। और कितना मीटर तार लगेगी? तो 200 मीटर लगेगी। तो 100 मीटर का तुम इंतजाम करो, 100 मैं करता हूं। यानी ऑब्लिगेशन है, जैसे ऑब्लाइज कर रहे हैं। अगर 100 मीटर दे दिया तो ऐसा लगा जैसे हमने कोई बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन कर दिया। आज सौभाग्य योजना में 2,60,00,000 घरों को बिजली पहुंचाई गई है। और मैं आपको इसका वास्तविक विषय बताता हूं। जब मैं लाभार्थी से मिलने के लिए लखनऊ के पास के गांव में गया, आउटस्कर्ट्स ऑफ लखनऊ, तो मुझे वहां के सज्जन ने कहा, वो बिजली आई थी उसके यहां, तो मैं गया था उसके यहां। तो बोलने लगा, बाबूजी मजा आ गया। मैंने कहा मजा क्या आया? बोला, दोपहर को फॉर्म भरा है और शाम को बिजली आ गई है, ये फर्क आया है, ये हमको समझ। हर घर नल, हर घर जल। 8.8 करोड़ लोगों को घर और जल दिया गया है, उनके घर में टैप वाटर पहुंचाया गया है। मैंने वो तस्वीर देखी है जब हमारी महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर के सुबह 20 के झुंड में, 30 के झुंड में, एक एक दो दो घैले लेकर के 1.5 किलोमीटर नीचे उतरती थी पहाड़ से, और पानी लाने में 4 घंटे 3 घंटे लगते थे, सिर्फ पानी लाने में। यह भी हमने तस्वीर देखी है। और आज मैं वो तस्वीर देख रहा हूं कि 8,80,00,000 लोगों के घर में नलके लग चुके हैं। ये फर्क हम देख रहे हैं, ये है जमीन का फर्क। मुझसे कई बार मजाक में लोग आके बोलते मुझे क्या मिला, तो मैं कई बार उनको बताता हूं, पूछता भी हूं कि बता, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले बावड़ी में नहाने जाते थे कि नहीं? बोले हाँ जाते थे। बाल्टी लेके जाते थे कि नहीं? कितनी दूर थे बावड़ी? तो जी वो तो 20-25 मिनट तो लग ही जाता है। तो 20-25 मिनट जाना, 20-25 मिनट आना, और साथ में पानी भी लाना, और फिर धूप में वापस आना, और फिर पसीने में नहा लेना। यही नहाते थे ना तुम? बोले हाँ ऐसे ही नहाते थे। आज मैंने कहा तुम्हारे घर में कितने बाथरूम है? बोला हर कमरे के साथ लगभग एक बाथरूम तो है ही। तो ये हर घर जल, और जल के साथ पानी की व्यवस्था करना, इससे कितना बड़ा व्यक्ति को फर्क पड़ा है, यह भी हम लोगों को समझना चाहिए, यह भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत के बारे में अगर मैं बात करूं, हम जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो चर्चा होती थी हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। एक बहुत बड़ा नारा दुनिया के, मतलब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जाओ तो कोई भी मिलेगा तो बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग अबाउट हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। जैसे ये एक विषय है जिस विषय में हमको काम करने की जरूरत है, और हम समझते भी थे। लेकिन हमें खुशी है और हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जब मैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए 1 लाख रुपए को लेकर के गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा, नड्डा थिंक बिग। और उन्होंने आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ कवरेज की बात की। हमारे एमपी साहब बैठे हैं, हमारे मनोज जी बैठे हैं। आज से आयुष्मान भारत के पहले हर एमपी चिट्ठी लिख रहा होता था प्रधानमंत्री जी को, इसका बाईपास होना है, इसका वाल्व बदलना है, इसकी किडनी का ऑपरेशन होना है, इसमें इतना पैसा खर्च होगा, कृपया अनुशंसा करने की कोशिश करें, कि कृपया अनुदान देने की कोशिश करें। हर एमपी चिट्ठी लिखता था। आज 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 10 करोड़ 74 लाख फैमिलीज, 50 crore people are getting 5 lakh health coverage every year for गंभीर बीमारियों के लिए ये इलाज किया जा रहा है। और किसको दिया गया है? ये कोई कास्ट पर नहीं किया गया है, ये बाय प्रोफेशन किया गया है, कास्ट सेंसस पर किया गया है। रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेले वाला, लिफ्ट मैन, रैग पिकर, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ये गरीब लोग जिनका कोई देखने वाला नहीं है, ऐसे 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत से जोड़ा है। और आज हेल्थ कवरेज की दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं, ये भी हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए।